सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रज्ञा जी द्वारा रचित कहानी एहसास। अबे हो कहाँ तुम? कितनी दफ़ा फ़ोन किया, मिस्ड कॉल भी नहीं देखते हो क्या? या ज़्यादा पर निकल आए हैं तुम्हारे? लगता है ट्रिमिंग करनी पड़ेगी फिर से। भूल गए क्या वो दिन? हो क्या जाता है रह कर तुमको? लगता है बीच बीच में सन्यासी होकर चले जाते हो, किसी सुदूर यात्रा पर, या फिर मौन व्रत धारण कर लेते हो। नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जरा। अच्छा ठीक है, अब शर्मिंदा ना हो, बस मिल लो एक बार। अम्मा तुम्हारे मतलब की खबर है? जानते हो तुम्हारे अपूर्व भैया दिशा राष्ट्रीय के ब्यूरो चीफ हो गए। हाँ? अरे कब? वर्षों बाद अपूर्व भैया के जिक्र और उनसे जुड़ी इस अनपेक्षित खबर ने सुशांत को हिला दिया था। शायद इसलिए कुछ हकलाते से अटपटे शब्द निकल पड़े उसकी जुबान से। अबे फ़ोन पर ही जान लोगे सब। घर आ जाओ शाम को। या ठीक है भैया, आज कॉलेज के बाद 3 बजे नाटक का एक स्पेशल शो है, देखने जाना है। बस खत्म होते ही आपके घर आता हूँ। बातों का अंत होने पर भी मेरे कानों में दीपक भाई के कहे शब्द गूंजते रहे। अपूर्व भैया के अतीत को जानने वाले कभी भी उनके इस भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनकी तरक्की की खबर आज राहत पहुंचा रही थी। कैसे पहुंचे होंगे वो यहाँ तक? सुशांत सोचने लगा। राहत की बात यही थी कि चलो एक लंबे संघर्ष का अंत हुआ, और वो भी इतना सुखद। सुशांत के दिमाग में आज भी लगभग 15 वर्ष पहले की बात उस दिन की तरह ही ताज़ा है जब उसका परिचय अपूर्व और उनके लफंटरनुमा दोस्त दीपक से हुआ था। बीए का वो आखिरी साल था। सारी मौज मस्ती अपने चरम पर पहुंचकर शांत हो गई थी, क्योंकि नौकरी के बाजार के लायक अभी सुशांत के पास कुछ समय बाद मिलने वाली ऑनर्स की डिग्री के अतिरिक्त ना कोई डिप्लोमा था, ना कोई अनुभव। पिताजी पूंजी लगाकर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करवा भी देते, पर सुशांत ने कभी खुद को व्यापार के लायक समझा ही नहीं। उसके लिए 1 और 1 2 ही थे हमेशा से। 1 और 1 11 करने की ना तो साध थी, ना हिम्मत। पर फिर भी क्या करता क्या। इसी उधेड़-बुन में एक दिन पता चला कि एक मासिक पत्रिका शुरू होने जा रही है, और वहाँ कुछ ट्रेनी भी रखे जा सकते हैं। पूछते पाछते 2-3 बसें बदल कर पसीने से सराबोर जब सुशांत पत्रिका के दफ्तर पहुंचा, तो अब तक की सुकूनदायक कल्पनाएं हवा हो गई। पत्रिका के भव्य, आरामदायक और सुव्यवस्थित से ऑफिस की जगह मिला 2 छोटे छोटे कमरों को एल्यूमिनियम के पार्टीशन से 4 खानों में बांटता हुआ एक दड़बे नुमा ऑफिस, जहां तंग जगह में सिकुड़ सिकुड़ कर काम चल रहा था। कहने को तो उस दड़बे नुमा ऑफिस में रिसेप्शन भी था, जहां एक खींची हुई सी लड़की धड़ाधड़ कुछ टाइप करने में लगी थी और एक लंबे पॉज के बाद नए आने वालों के सवाल का जवाब भी दे रही थी। उसी जगह एक अन्य टाइपिस्ट भी एक विशिष्ट अंदाज में टाइपराइटर पर दनादन हथौड़े बरसा रहा था। उसके ठीक सामने संपादक जी का केबिन था, और इनके आगे की तरफ एक लंबा गलियारा जिसमें 5-7 लोग दिख रहे थे। पसीने से तरबतर सुशांत ने रिसेप्शनिस्ट से पानी मांगा तो उसने बाहर की ओर इशारा कर दिया। अरे गेट आउट नहीं कर रही है, बताना चाह रही है कि कोई पानी पिलाने वाला नहीं आने वाला है। पानी बाहर रखा है, उठो और पी लो, और फुर्सत में हो तो भैया हमें भी पिलाना। ये उपहासात्मक टोन वाली आवाज़ दीपक की थी। सुशांत को सारा माहौल एकदम भिन्न लग रहा था। बीए का एक पढ़ाकू सा छात्र ये कहाँ आ फंसा। पानी पीने की जगह देखकर उसे और कोफ्त हुई। सीढ़ियों के पास ही एक चरमराए से स्टूल पर जमाने भर की धूल में नहाया और मैल के सिलवटों से सजा मयूर जग रखा था, जिसके नीचे उससे भी गंदी एक रिश्ती हुई बाल्टी शायद जग से टपक कर गिर रहे पानी और जबरन डस्टबिन बना दिए जाने की दोहरी जिम्मेदारी उठा रही थी। मयूर जग पर औंधे रखे गिलास में पानी पीकर सुशांत ने अपने बाल हाथों के कंघे से संवारे और जरा बाहर निकल आई शर्ट को सलीके से पैंट में डाला। क्या संपादक जी अंदर बैठे हैं? सुशांत के सवाल का जवाब रिसेप्शनिस्ट की ओर से ना आकर दीपक की ओर से आया। हैं तो सही, पर मिलेंगे नहीं तुमसे। शाम तक का समय लेकर आए हो ना, तो बैठो इत्मीनान से। बस करो दीपक। अच्छा क्या काम है तुमको? थोड़ी देर रुको, अभी बुला लेंगे सर। उदासीनता और उपहास के माहौल में ये पहली आत्मीय आवाज़ संपादक के केबिन के बाहर बैठे एक दूसरे आदमी की थी। जगह तो चपरासी की है,
पर अंदाज और सूरत से चपरासी तो नहीं लग रहा। पर क्या पता चलता है आजकल। इस भाव में सुशांत ने मन ही मन सोचा। अंदर साक्षात्कार की औपचारिकता एक ही केबिन को शेयर कर रहे दो व्यक्तियों ने निभाई। लकड़ी की तख्ती पर पद और नाम देखकर ही सुशांत ने संपादक महोदय को पहचाना। दूसरे सज्जन तकनीकी विभाग के वरिष्ठ थे, जो शायद पद के अनुरूप स्थान न मिलने पर अपनी गरिमा की रक्षा के लिए संपादक के बगल में बैठ गए थे। इस ट्रेनिंग के एवज में सुशांत को कोई राशि नहीं मिलने वाली थी और सुशांत वैसे भी काम सीखने आया था, तो फैसला जल्दी हो गया। देखो, बाहर अपूर्व बैठा है, काम समझा देगा, आज से ही सीखना शुरू कर दो। संपादक महोदय ने दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर चपरासी की जगह बैठा आत्मीय स्वर वाला व्यक्ति ही अपूर्व था। उन्हें मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई तो ऐसा लगा इस माहौल में अब शायद मैं टिक सकूंगा। आप ही अपूर्व हैं? मैंने जवाब की प्रतीक्षा न करते हुए अपनी बात जारी रखी। सर ने कहा है कि मुझे आपसे काम सीखना होगा। जवाब सही व्यक्ति की तरफ से ना आकर फिर दीपक की ओर से आया। चलो बेटा अपूर्व, लग जाओ काम पर, बेबी सिटिंग का काम मिला है। मेरी समझ से बाहर था कि इस जनाब को मुझसे आखिर परेशानी क्या है, पर एक तो उन सब अनुभवी लोगों के बीच में वाकई बच्चे सा लग रहा था। फिर पहले ही दिन खामखा किसी मामले को तूल नहीं देना चाहता था। आखिर गरज तो मेरी ही थी। अपूर्व, जिन्हें कुछ ही दिनों में सम्मान पूर्वक मैं अपूर्व भाई कहने लगा और वो मुझे प्यार से बाबू बुलाने लगे, उन्होंने ऑफिस के पहले हफ्ते में मुझे फाइलें बनाना सिखाया। ज़रूरी खबर को काट कर कागज़ पर चिपका कर उसका हेडिंग डालो और पंच करके दिल्ली, राज्य, विदेश, खेल, राजनीति, संस्कृति, आर्थिक आदि नामों से बनी फाइलों में नियमित रूप से लगाते जाओ। इसके अलावा कोई भी किसी काम को कहे मना नहीं करना है। ये संपादक महोदय मुझे पहले ही समझा चुके थे। जो जगह इस काम के लिए निर्धारित थी वो भी कम अजीब नहीं थी। एक पतले लंबे गलियारे को दो भागों में बांटा हुआ था। ज़्यादा जगह आर्ट वर्क को दी गई थी और हम 3 ट्रेनी, मैं, अपूर्व भाई और उन्हीं का हम उम्र विनोद, एक गिच्ची पिच्ची सी जगह में सिकुड़ सिमट कर काम करते थे। हमारे ठीक सामने झूमा मैम अपने कंप्यूटर के साथ आर्ट वर्क में व्यस्त रहती। हफ्ते भर में मेरा परिचय कई लोगों से हो गया। राज्य देखने वाले दुबे सर, आर्थिक पक्ष देखने वाले अरुण जी से, राजनीति देखने वाली अल्पना मैडम, संस्कृति देखने वाले सबसे स्टाइलिश नवेद आजम और आर्ट वर्क देखने वाली झूमा गांगुली मैम से। वो तो जैसे इस ऑफिस की शान थी। पहनावे से ही नहीं, लहजे से भी सभी लोग उनके आगे दरिद्र और दरिद्रतम जान पड़ते थे। उनकी टेबल पर रखा ऑफिस का एकमात्र कंप्यूटर भी हमें मुंह चिढ़ाता था। हाँ, केवल नवेद सर ही उनकी टक्कर के थे। या यूँ कहिए कि अब मेरा मन यहाँ रमने लगा था। किससे कितनी बात करनी है, किसे क्या नहीं पसंद, किससे दूर रहना है, काम सिखाते हुए अपूर्व भाई मुझे बतलाते रहते थे। थोड़े समय में ही मैं उनसे काफ़ी खुल गया था और उनकी ओर से मुझे खुलने का पूरा अवसर और अधिकार दोनों हासिल थे। बस उनकी एक ही आदत मुझे नागवार गुजरती थी। तकलीफ चाहे जो हो, दोष दिल्ली को देते रहते। हाय, ये दिल्ली उनका तकिया कलाम हो गया था, जो दिल्ली वासी होने के कारण मुझे काफ़ी दुख पहुंचाता था। जो काम मुझे सौंपा गया था वह शुरू में तो मुझे सुविधाजनक महसूस हुआ, पर कुछ दिन बाद मैं ऊबने लगा। अपूर्व भाई सब भांप रहे थे। क्या बाबू, काम में मन नहीं लगता है क्या? ऐसी तो बात नहीं है भाई, पर मैं तो सोचकर आया था कि डेस्क का काम करूंगा, कुछ अपना लिखूंगा। धीरे से ही मैंने कहा, पर मार्केटिंग का काम देखने वाले दीपक के कानों में न जाने कैसे पड़ गया। मेरी गंभीर बात का उसने पूरे ऑफिस में तमाशा बनाकर रख दिया। लो जी, 4 दिन हुए नहीं इन्हें, बाईलाइन की छपास लग गई। अरे तुमसे सीनियर पड़े धूल खा रहे हैं। तुम हो किस गुमान में बच्चू? मैं जानता था ये इशारा विनोद और ख़ास तौर से अपूर्व भाई की ओर था। अब तक मैं ये भी जान गया था कि अपूर्व भाई को पत्रकारिता के क्षेत्र में आए काफ़ी समय हो गया है, पर हमेशा सर से या दुबे जी से काम मांगते रहते हैं। मैंने कई बार याचक की मुद्रा में भी उन्हें काम मांगते देखा है, पर जिससे भी वह अपनी बात कहते वही देखेंगे कहकर टाल देता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, अपूर्व भैया की ड्राइविंग और जी हुजूरी से जुड़ा हुआ। अपूर्व भैया कमाल के ड्राइवर थे और किसी काम को ना कहना उनके स्वभाव में नहीं था। लिखने या रिपोर्टिंग की धुन उन्हें यहाँ खींच लाई थी, पर लोगों ने उनके दूसरे हुनर को प्राथमिकता दी। उन्होंने भी सोचा अपने इस हुनर से ही संपादक का दिल जीत लूं। फिर क्या था,
संपादक महोदय को किसी से मिलने जाना है। अरे कहाँ है अपूर्व, भेजो उसे। किसी को कहीं कुछ पहुंचाना है, कुछ लाना है, अपूर्व हाजिर है। कई बार मेरे मन में आता, ये अपूर्व भाई बाहर ड्राइवरी करके ही बेहतर कमा लेते। यहाँ जिस काम के लिए आए थे ना वो काम मिल रहा है और ना कोई पैसा। ये ज़रूर था कि उन्हें रहने के लिए संपादक साहब के परिचित के साथ कमरा मिला हुआ था, पर किराए के एवज में ड्राइवरी करनी पड़ती थी। फिर रात का कोई समय हो या दिन का कोई पहर, अपूर्व भाई मना नहीं कर सकते थे। संपादक और उनके परिचित जमकर उनसे काम लेते थे। अक्सर उनकी आंखें नींद से भरी होने के कारण लाल रहती। आपको गुस्सा नहीं आता? कैसे नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं आपको। चलिए, उन्हें तो आपकी योग्यता का एहसास नहीं, पर क्या आपको है? मेरे सवाल के जवाब में वो जोर से हंसते हुए कहते, अरे मत तरस खाओ हम पर। सही जगह पहुंचने से पहले नानुकर करना ठीक नहीं है। और बाबू, दिल्ली है, दिल नहीं है इसके पास जो हमको समझेगी। हर कोई हमारा इस्तेमाल करने में लगा है। दिल्ली के नाम पर उगला जहर तो परेशान करता ही था, पर मैं साफ देख पा रहा था कि मैं, अपूर्व भाई और विनोद इस तरह कहीं नहीं पहुंचने वाले। बिना पैसे के काम भी क्या सिखाया जा रहा है, फाइलिंग और पियूनगिरी। अपूर्व भाई ने अपने प्रकाशित लेख और खबरें भी मुझे दिखाई, जो बिहार के क्षेत्रीय अखबारों में यदा कदा छपी थी। खेल उनका पसंदीदा विषय था। क्रिकेट का चस्का दीवानगी की हद तक था उन्हें। अपने लेख दिखाते हुए उनकी आवाज़ का उत्साह और गर्मजोशी की मुद्रा बिल्कुल अलग होती। अक्सर कहते, बाबू डमी इशू निकल जाने दो, फिर हम भी लिखेंगे। अभी लॉन्च के समय हम जैसे नयों को काम देकर संपादक कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर देखना हमारा असर। अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। डमी निकलने में पूरे 2 महीने का समय था। अपूर्व भाई ज़्यादातर संपादक जी के साथ बाहर रहते और मैं फाइलिंग का काम विनोद के साथ मिलकर जल्दी ही निपटा डालता। खाली समय में झूमा मैडम से लेआउट का काम सीखता या फिर दुबे सर की कृपा से प्रूफ रीडिंग। दोनों कामों में मेरा मन लग रहा था। अचानक एक दिन प्रूफ रीडर अशोक ने अपना काम मेरी तरफ सरकाया और 2 बड़े लेख प्रूफ के लिए दे डाले। मेरे लिए एक चुनौती थी। मैंने काम पूरे मन से कर दिया। वाह अशोक, बड़ा बारीकी से देखा है तुमने दोनों लेखों को। थोड़ी देर बाद संपादक महोदय खुद अशोक के डेस्क पर आकर बोले। अशोक ने गर्वीली मुस्कान में थैंक यू सर कहा तो मेरा खून खौल गया। उसने एक बार भी मेरा उल्लेख नहीं किया, न ही मेरा शुक्रिया अदा किया। अपूर्व भाई को जैसे ही इस बात की खबर हुई, एक भद्दी सी गाली अशोक को देकर उसे और लगे दिल्ली को कोसने। उन्होंने संपादक महोदय के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। मुझे भीतर बुलाकर संपादक महोदय ने मेरी पीठ ठोकी। एक बात समझ लो बाबू, ऐसे ही दान पुण्य करते रहे ना तो लोग ठाठ करेंगे और तुम खून के घूंट पीकर धीरे धीरे इस सब के आदी हो जाओगे। फिर कोई बात बुरी नहीं लगेगी और एक दिन तुम्हारी सारी खासियतें दूसरों के नाम से हो जाएंगी। इतना मीठा मत बनो कि सब घोल कर पी जाएं। ये दिल्ली है, ज़रा बच के। अपूर्व भाई का दर्द मैं साफ समझ रहा था, पर आज की घटना ने मुझे ये समझा दिया था कि मैं अकेला नहीं हूँ और अपूर्व भाई मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। पत्रिका के लॉन्च प्रोग्राम और पार्टी में 2 नई बातें और घटी। शायद दीपक का मन मेरे ठंडे स्वभाव के कारण भर चला था या उसे कोई नया शिकार मिल गया था, पर उसने मुझे बख्श दिया था। आज का दिन मेरे लिए राहत का दिन बन गया। नहीं तो ऑफिस में घुसने से पहले मैं सारे भगवानों की चिरौरी करता कि आज मुझे दीपक से बचा लेना प्लीज़। दूसरे, आज के दिन मुझे मेरा पहला असाइनमेंट मिला। कॉलेज फेस्टिवल्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर फीचर तैयार करना था। 2 महीने बाद जाकर लगा कि मैं भी कुछ हूँ। मेरी निगाहें बस अपूर्व भाई को खोज रही थी। जियो यार, सीधे छक्का बाउंड्री पर। वे मेरे लिए बेहद खुश थे, ऐसे जैसे कि ये काम उन्हें मिला हो। उन्होंने बाकी लोगों को भी मेरे विषय में सूचित किया। मैं देख पा रहा था उनकी निश्चल सी हंसी के पीछे शायद यही एहसास था कि सुशांत दूसरा अपूर्व नहीं बनेगा। लॉन्च के अवसर पर हम ट्रेनीज के लिए एक घोषणा भी हुई कि हमें मासिक रूप से कुछ धनराशि दी जाएगी। आज के दिन तो बल्ले बल्ले हो रही थी। बाद में पता चला संपादक महोदय ने अपूर्व भैया को ड्राइवरी के लिए अलग से भत्ता देना भी तय किया है। अब तो दिल्ली बड़ी मोहक और लुभावनी लग रही होगी भैया। मुझे जवाब उम्मीद से एकदम विपरीत मिला। दिल ऐसा दिल्ली ने मेरा तोड़ा, एक ड्राइवर बना के छोड़ा। क्या बनने आए थे और क्या बन गए। माया मिली न राम। खुशी के लम्हों में दिल्ली की कोसा काटी मुझे आखर गई।
आज नहीं अपूर्व भाई, आज तो खुशी का दिन है। पता नहीं दिल्ली में रहते हुए भी उससे आपको कैसा बैर है। बजाय शुक्रगुजार होने के आप, कहते हुए मैंने अपनी जुबान को काबू में किया। उस रात पहली बार मेरे घर अचानक अपूर्व भाई का फोन आया। सुनो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें असाइनमेंट किसके अंडर में मिला है? जी नहीं, उस नवेद के। ये तो अच्छा है अपूर्व भाई, संस्कृति पर उनकी कितनी पकड़ है, और ये मेरा प्रिय विषय भी है। बाबू सावधान, उसकी पकड़ केवल अपनी ही संस्कृति पर है, तुम्हारी नहीं। ये क्या कह रहे हैं भाई? नवेद सर तो छोड़ो, अभी मिलकर बात करेंगे। अपूर्व भाई की बात ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। उनकी बात मुझे बड़ी ही अटपटी लग रही थी। नवेद सर के बारे में इतनी हल्की बात कोई कैसे कर सकता है, और वो भी अपूर्व भाई? अब तक मैंने अपूर्व भाई के स्वभाव की कई विचित्रताएं तो भांप ली थी। कुछ लोगों के प्रति खीज, कड़वाहट, गुस्सा तो उनके स्वभाव में था। कभी मुखर, कभी मौन। वे गाली भी दे सकते थे, मारपीट भी कर सकते थे, किसी की खातिर पिटपिटा भी सकते थे। भावुक थे, इसीलिए बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया भी कर देते थे। उनके सामने संपादक जी के बारे में कोई गलत बात बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता था। एक तरह से वे उनके हनुमान थे। पीठ पीछे लोग कहा करते थे, संपादक ने अच्छे पद का चारा डाला हुआ है, इसीलिए किए जा रहा है बेगारी। कई बार तो मुझे भी लगता कि आप यहाँ पत्रकार बनने आए थे तो क्यों योग्यता से समझौता किए चले जा रहे हैं। ये ऑफिस जब कागजों पर था तब से अपूर्व भाई इससे जुड़े रहे। मैं और विनोद बाद में आकर भी फाइलिंग के काम से बाहर निकलकर लिखने और रिपोर्टिंग के काम से जुड़ रहे थे, तो क्या अपूर्व भाई को नहीं लगता कि अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए? और अब नवेद सर के बारे में ये उल जलूल बातें। अगले दिन लंच तक अपूर्व भाई से मुलाकात ना हो सकी। मैं और विनोद भाई पास के एक रेस्टोरेंट नुमा ढाबे में खाना खा रहे थे। विनोद भाई ने अपनी विनोदपूर्ण शैली में कहा, क्या बच्चू आज बड़े चुप हो? घर में पापा से डांट खाकर आ रहे हो क्या बच्चे? नहीं तो ऐसी बात तो नहीं है। ये बताइए अपूर्व भाई नवेद सर को क्यों पसंद नहीं करते? मैंने कहा। ओह, तो तुम्हें भी पता चल ही गया बरखुरदार। झूमा ने कुछ कहा होगा ज़रूर। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मेरी बात अधर में लटका कर वे बोले, अरे बड़ा पुराना किस्सा है। तब इस ऑफिस में मैं, नवेद, अपूर्व ही आए थे। फिर कुछ दिन बाद झूमा भी आ गई। अपूर्व को पहले ही दिन झूमा भा गई थी। शुरुआत के दिनों में कोई काम ना होने के कारण हम लोग काफ़ी गप्पे मारते थे। यूँ भी झूमा का बिंदास और दोस्ताना व्यवहार सबको जोड़े रखता है। इधर नवेद ने अपूर्व को संस्कृति पृष्ठ पर अपने साथ काम करने की बात भी की थी। अपूर्व बहुत खुश था। नवेद के साथ घंटों कई सारे विषय डिस्कस करता रहता। नवेद भी इतना सीनियर होते हुए भी अपूर्व को लगातार सुझाव देता रहता, क्या लिखो, कैसे लिखो। अपने साथ कई जगहों पर भी ले जाता था लोगों से मिलवाने के लिए। झूमा का साथ और नवेद का आश्वासन उसे उत्साहित करता था। पर संपादक जी ने उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वे तो बस अपूर्व के यस सर को अपना हक मानकर उसे उसके काम को छोड़कर बाकी के सभी फालतू कामों में झोंकते रहे। फिर धीरे धीरे नवेद और झूमा की नज़दीकियां बढ़ने लगी। वैसे भी दोनों को देखकर लगता ही है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं दोनों। कितने स्टाइलिश और अपने काम में परफेक्ट। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मुझे तो इस प्रेम त्रिकोण का कभी पता ही ना चला। विनोद भैया ने बताया कि झूमा और नावेद ने अपने भविष्य की कुछ योजनाएं भी बनाई हैं। ऑफिस में नहीं, पर बाहर अक्सर वे लोग साथ समय बिताते देखे गए हैं। उनकी मोहब्बत अपूर्व के गले नहीं उतरी। उसका मानना है कि हिंदू पर तो हिंदू का पहला हक है। अब मुझे झटका लगा। विनोद भाई, आप ये किस अपूर्व से मिलवा रहे हैं? ये तो, अम्मा यार, यही तो जिंदगी है। ये तो प्याज के छिलके हैं, जितने उतारोगे नई हकीकतें सामने आएंगी और आंखें भी बन आएंगी। पर तुम अभी बच्चे हो, जरा आंख कान खोल कर रहा करो। उपमा बड़ी घिसी पिटी थी, पर बात सही थी। विनोद भाई की इन्हीं बातों से मुझे एक और बात पता चली कि झूमा और नवेद की नज़दीकियों के चलते अपूर्व भाई ने नवेद सर के दिए गए ऑफर को भी नकार दिया। बस एक ही जिद ठान ली कि किसी तरह एक बड़ा पद हासिल करना है इस ऑफिस में, और उनकी इस कमजोरी का ही सही फायदा संपादक जी उठा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अपूर्व भाई अपने साथ? अब दिल्ली और दिल का कनेक्शन भी मुझे समझ में आ रहा था। फिर भी मन में यही हलचल थी कि अपूर्व भाई नाहक लोगों से नाराज हो रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरा अपने साथ ही कर रहे हैं। शाम तक अपूर्व भाई भी आ गए। काफी खींचे हुए लग रहे थे।
आते ही सवाल दाग दिया, तो क्या सोचा है तुमने? उस नावेद के साथ काम सीखोगे? मेरी क्या औकात है अपूर्व भाई, मैं तो यहाँ कुछ सीखने ही आया था और मना करने की ना मेरी हैसियत है ना मन है। पहली बार जबान दराजी करते हुए मैं साफ बोल गया। एक लंबी चुप्पी के बाद, आखिर निकले ना तुम भी दिल्ली वाले, कहकर अपूर्व भाई बाहर निकल गए। आज मेरे बारे में भी उनका भ्रम टूट गया होगा, ऐसा मुझे लगा। थोड़े समय में मुझ पर वे एकाधिकार समझने लगे थे। इस घटना के बाद धीरे धीरे उन्होंने मुझसे भी दूरी बना ली। मैं काम सीखता रहा और पत्रिका में मेरा लिखा भी प्रकाशित होने लगा। अचानक एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो माहौल काफी गर्म था। एक प्रूफ रीडर होकर तू अपने आप को राजा समझ रहा है यहाँ का? दिमाग ठिकाने लगा देंगे तेरा। अपूर्व भाई अशोक पर चीख रहे थे। अशोक भी चुप न रहा। मैं तो प्रूफ रीडर हूँ, चल ठीक है, तू बता तू क्या है? एक मामूली ड्राइवर ही ना। इसके बाद बात हाथापाई पर उतर आई। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मजमा सा लग रहा था। विनोद भाई नहीं थे, पर नवेद सर सबको धकेल कर बीच बचाव में उतर आए। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग? बंद करो ये तमाशा। नवेद सर की सहजता से भरी इस बात के बाद ही असली धमाका हुआ। तुम कौन हो बोलने वाले? और तमाशा हम कर रहे हैं या साले तुम? हिंदुओं की लड़कियों पर नजर रखते हो और हमें चाल चलन सिखाते हो। कहाँ कहाँ घुमा रहे हो उसे, सारी दुनिया जानती है। एक हाथ से अशोक की गर्दन कसते हुए और दूसरे से नवेद सर को धक्का देते हुए अपूर्व भाई हिस्टीरिया के दौराग्रस्त मरीज की तरह बोलते जा रहे थे। सब इस नए प्रकरण से स्तब्ध थे। दो लोगों के प्रेम के व्यक्तिगत और स्वतंत्र निर्णय को अपूर्व भाई ने सांप्रदायिक रंगत दे डाली थी। संपादक भी बाहर निकल आए और तकनीकी वरिष्ठ भी। निकालिए सर इस मुसल्ले को, सारा माहौल खराब कर रखा है। आपा खोए हुए अपूर्व भाई ने सर से बड़े अधिकार से कहा। वे जैसे नवेद सर का पत्ता साफ कराने की फिराक में थे। रात दिन सर के साथ रहने वाले अपूर्व भाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घटना के बाद नवेद को नहीं, उन्हें ही ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। जाहिर सी बात थी, संपादक को योग्य व्यक्ति की जरूरत थी। ड्राइवर तो आसानी से मिल ही जाते हैं, सो अपूर्व भाई को उनके अभद्र व्यवहार के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। पर शायद अपूर्व भाई को ये बात समझ में नहीं आई। वे अगले दिन सही समय पर फिर ऑफिस पहुंच गए। तुम यहाँ क्यों आए? आते ही संपादक महोदय ने टेढ़ी निगाह से पूछा। बात माफी मांगने की हद से पार चली गई है, अब जाकर उन्हें समझ में आया था। और फिर एक दिन तो गजब ही हो गया जब अपूर्व भाई नशे में धुत ऑफिस में घुसे चले आए। हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगे। दुबे सर के पैर पकड़ लिए। फिर अचानक संपादक महोदय को बेगारी कराने का दोषी सिद्ध करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद ऑफिस में उनकी एंट्री बैन हो गई। अक्सर ऑफिस के नीचे बस स्टैंड पर घंटों बैठा करते, सूनी आंखों से ऊपर ताकते रहते। नवेद सर वाली घटना ने मेरे और अपूर्व भाई के जीवन की दिशा ही बदल दी थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ। अस्थिरता का ये आलम, उसके चलते शोषण, अपमान का चक्र, स्वार्थ और अवसरवाद की तहें और ये नीच लड़ाई झगड़े मेरे बस की बात नहीं है। सीधे तरीके से एमए करता हूँ, आगे की बात में देखी जाएगी। सुनने में आया साल भर बाद पत्रिका भी बंद हो गई, सारी टीम बिखर गई। नवेद सर एक बड़े चैनल के क्रिएटिव हेड हो गए। शादी करके आज वे और झूमा दोनों काफ़ी खुश हैं। इसकी सूचना मुझे विनोद भाई से मिल गई थी, जो अपनी तिकड़मी फितरत से एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर पहुंच गए थे। हाँ, अक्सर सुनने में आता कि फला जगह अपूर्व दिखा था। क्या कर रहे हो पूछने से पहले ही खुद बताता, एक पत्रिका शुरू होने वाली है, कहाँ है, बुलाएंगे मुझे। मेरा पत्रकारिता जगत से सीधा नाता जो एक बार टूटा तो मैंने उसे जोड़ने की कोई कोशिश दोबारा नहीं की। अपूर्व भाई के उस अक्षम्य व्यवहार ने मुझमें उनसे मिलने की कोई उत्कंठा ही नहीं जगाई। इसलिए मैंने उनके बारे में किसी से पूछताछ करना भी सही ना समझा। कभी कभी फ़ोन पर ही कोई बताता, बड़ी खराब हालत है उसकी, पैसा है नहीं, काम है नहीं, पर हर बार अपनी परेशानी और कुंठाओं को दबाकर यही कहता है, बस जल्दी काम शुरू होने वाला है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा पद मिलने की पक्की उम्मीद है। मैं एक ही दिशा में बढ़ते हुए प्राध्यापक हो गया था। पर लंबे अरसे बाद जब लोगों की बातचीत से अपूर्व भाई एकदम गायब हो गए और दुख के तीखे कोने समय के पानी में घिसकर गोलाकार होने लगे, तो कई बार अपूर्व भाई बेतरह याद आते। उस दिन नाटक देखते हुए लगातार ये अतीत मेरे सामने गुजरता रहा। शो खत्म होने पर ठीक समय से मैं विनोद भाई के घर पहुंच गया। आओ बच्चों,
अबे पढ़ाने क्या लगे, तुम तोप चीज हो गए हो। डांटने का उपक्रम करते हुए विनोद भाई ने मुझे गले लगा लिया। मैं अपूर्व भाई के बारे में जानने को उत्सुक था। बताइए ना, कहाँ मिले अपूर्व भैया? क्या सच में ब्यूरो चीफ हो गए हैं? इतने सालों से तो कोई। मेरी बेसब्री भांप कर विनोद भाई बोले, हमेशा से यही तो था अपूर्व, मेरे करीब। तुम्हें कभी नहीं भूला, पर उस दौर के किसी भी व्यक्ति से मिलना ही नहीं चाहता था। बहुत कहा मैंने, पर नहीं। वो तो मैं ही बेशर्म निकला कि उसका साथ ना छोड़ा। मरने की भी कोशिश की, पर बच गया साला। आपने तो कभी। अब कहाँ है? हैरान परेशान हालत में मेरे उत्तेजित से स्वर में कुछ शब्द गूंजे। अंदर वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए विनोद भाई बोले, वहाँ मिलोगे? मेरा सारा शरीर उत्तेजना में झंझना रहा था। टांगों में एक अजीब सा कंपन था। मन आगे धकेल रहा था, पर टांगों में जैसे कोई हरकत बाकी ही न थी। अपूर्व भाई एकदम सामने थे। कैसे हो बाबू? सारे शिकवे शिकायतें इस आत्मीय संबोधन ने धो डाले, और जो कसर बाकी थी वो इन बातों ने। माफ कर दो बाबू, नादानी थी हमारी। बचपने में सही गलत नहीं पहचान पाए। सोचते थे जो कर रहे हैं एकदम सही है। जिंदगी की एक ठोकर ने सब बदल दिया। तुम ठीक कहते थे कि क्या हमें अपनी योग्यता का एहसास है? जिस दिन से ये एहसास हुआ, सारे रास्ते साफ होते गए। फिर किसी का तलुआ नहीं सहलाया। कम मिला, गुजारा किया। कुछ भी आसान नहीं था। मर मर कर कितनी बार जीना पड़ा। बहुत पापड़ बेले हैं, पर रहे पत्रकार बनकर। हाँ, नवेद सर से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं अब तक, और ना ही झूमा को भूले हैं। अरे अपूर्व, जब इससे मिलने की हिम्मत आ गई तो माफ़ी भी मांग लोगे उनसे एक दिन। विनोद भाई बोल उठे। एक चमत्कारिक सी घटना मेरे सामने घट रही थी, और मैं शब्दहीन सम्मोहित श्रोता बना खड़ा था। बधाई नहीं दोगे अपने अपूर्व भाई को? इन शब्दों ने सम्मोहन को तोड़ डाला। वर्तमान में खड़ा मैं आज 15 बरस पहले के उन्हीं अपूर्व भैया से मिल रहा था, जिनके लिए मेरे मन में सम्मान था। टूट कर गले लगा तो मेरे बालों को सहलाते हुए बोले, बाबू तेरी दिल्ली ने बचा लिया, नहीं तो मारा जाता। इस बार उनका बहुत सा अनकहा खुद को साकार कर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।